दोस्तों, बवासीर या अर्श, जिसे इंग्लिश में पाइल्स भी कहते हैं, तकलीफ की आरंभिक अवस्था में गुदा द्वार के भीतरी और बाहरी नसों में खुजली और जलन मालूम होती है। जलन कभी भीतरी नस में होती है, कभी बाहरी में, और कभी भीतरी और बाहरी दोनों नसों में। जिस जगह जलन और खुजली होती है वहाँ बिना मुंह के फोड़े जैसी छोटी छोटी गांठें, जिनको मस्से भी कहते हैं, निकली होती हैं, जो आगे चलकर काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। ये ही जब फट जाती हैं और उनसे रक्त निकलने लगता है तो बवासीर खूनी कहलाती है। रक्तहीन बवासीर को बादी बवासीर कहते हैं। बवासीर कोई रोग नहीं अपितु रोग का लक्षण है। आंतें जब साफ नहीं रहती और कब्ज जब बराबर बना रहता है, तब आंतों में उसी सड़न से गर्मी बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप आंतों की झिल्ली कमज़ोर हो जाती है। गुदा प्रवेश में भारीपन का अनुभव होने लगता है। मल त्याग में कठिनाई और कष्ट होता है तथा गुदा के पास की नसों के अंतिम छोर में दूषित रक्त इकट्ठा हो जाने से धीरे धीरे बदगोष्ठ की सृष्टि हो जाती है। यही बवासीर है। गुदा के पास की नसें या शिराएं शरीर की एक लंबी रक्तवाही शिरा का सबसे निचला भाग है, जिस पर मलमार्ग की पेशियां असाधारण अवस्था में अनावश्यक दबाव डालकर उन शिराओं के हृदय प्रवाह में रुकावट डालती हैं, जिससे वे खून से भरकर सूज जाती हैं। कभी कभी स्त्रियों को गर्भाशय में गर्भ के ही बाहर से ऐसा होता है, जो प्रसव के अनंतर आप दूर हो जाता है। जब मनुष्य की रीढ़ में कोई रोग होता है तो उसके दुर्द्रव्य का भार गुदा मार्ग की शिराओं पर पड़ने से भी बवासीर के मस्सों की उत्पत्ति होती है। ये मस्से इस बात को प्रकट करते हैं कि शरीर जातीय द्रव से लदा हुआ है, रक्त दूषित हो चुका है तथा कोष्ठ में मल भरकर पुराना पड़ चुका है। इस कथन से स्पष्ट है कि बवासीर का मूल कारण कब्ज के कारणों से भी गहरा है, और ये भी है कि बवासीर के कारणों से कब्ज होना सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हर कब्ज के रोगी को बवासीर नहीं होती, परंतु हर बवासीर के रोगी को कब्ज होना ज़रूरी है। बवासीर के अन्य कारणों में जिगर की खराबी, उदर विकार तथा किसी प्रकार का रक्त विकार आदि हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसका इलाज। बवासीर की तकलीफ जड़ से दूर करने के लिए ये आवश्यक है कि कब्ज को पहले दूर किया जाए और फिर उसे कभी ना होने दिया जाए। पुराना बवासीर सारे शरीर की स्थिति के सुधार होने पर ही जाता है। बवासीर के रोगी की आंतें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, अतः आरंभ में उसे ऐसे खाद्य पदार्थ देने चाहिए जिनसे कब्ज तो दूर ही हो, साथ ही साथ मल भी इतना मुलायम बने कि वह बिना तकलीफ दिए गुदा मार्ग से बाहर हो जाए। आहार में यथासंभव सलाद, रसदार फल और उसका रस, और तरकारी या उसके सूप की अधिकता हो, जिसमें ऊपर से पानी मिलाने या पीने की आवश्यकता न पड़े। इससे विशेष लाभ ये है कि तरल पदार्थ शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का आहार कुछ दिनों तक चलाते रहने पर रोग उत्पन्न करने वाली स्थिति बहुत कुछ दूर हो जाएगी, और यदि रोग आरंभिक अवस्था में होगा तो वह भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे भोजन पर रहते हुए भी यदि पाखाना ढीला न होने लगे तो स्थिति में काफ़ी सुधार होने तक प्रतिदिन 2 या 3 बार एनीमा लेना चाहिए। पहले गुनगुने पानी का, उसके बाद ठंडे पानी का। एनीमा के पानी में नींबू का 9-10 बूंद रस जरूर मिला लेना चाहिए। सायंकाल सोते वक्त आध पाव पानी या चटांक भर नारियल का तेल का एनीमा नींबू के आधे चटांक रस सहित लेकर रात भर रोक रखना चाहिए। इससे बड़ी आंत के पर्दे को ठंडक पहुंचेगी और मल भी ढीला पड़ जाएगा। सायंकाल के रोक रखने वाले एनीमा के साथ साथ पेड़ू, जंगा और कटी प्रदेश पर ऊनी कपड़े का पैक रात भर के लिए देकर गर्मी पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इन उपचारों के बावजूद भी मल त्याग में कष्ट हो तो गर्म और ठंडे पानी का कटी स्नान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। 3 मिनट गर्म पानी में बैठने के बाद 1 मिनट ठंडे पानी में बैठना क्रमशः चलना चाहिए, और गर्म पानी में बैठते समय पैरों को एक पात्र में रखे हुए गर्म पानी में रखना चाहिए। इन स्नानों के बाद ठंडे जल से सारे शरीर का स्नान कर सूखी तौलिया से रगड़कर बदन को सुखा लेना चाहिए, और तब बिस्तर पर लेटकर विश्राम करना चाहिए। इन सारे उपचारों के बाद यदि मल ढीला आने लगे तो रोगी को आहार में आप गेहूं का दलिया, आटे की रोटी
और नॉर्मल खाना और फल भी दे सकते हैं। दोस्तों, होप करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी अन्य रोग के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।